2021 तो गुजर गया और अब हम 2022 का स्वागत कर रहे हैं। मेरी तरफ से और मेजर गौरव आर्या जी की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2022। देखना यह है कि ये नया साल क्या पिछले साल की तरह ही आगे बढ़ेगा अगर हम भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर देखें। और मैं मेजर साहब का स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि चाणक्य फोरम के आप सीईओ हैं, चीफ एडिटर हैं, और इनके जो ऐप्स हैं, चाहे वो एप्पल के हों चाहे वो एंड्रॉयड के हों, आप उनको डाउनलोड कीजिए। मेजर साहब खुश आमदेद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। 2022 की तरफ से मैंने आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी अपने व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर तो बोला है, लेकिन आपको ये जो नया साल है अगर हम 2021 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या उसी तरह आगे बढ़ता नजर आएगा, ख़ास तौर पर जो भारत और पाकिस्तान के इश्यूज हैं और पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज जो हैं वो बड़े ही गंभीर हैं। आप कैसे देखते हैं इन सब सूरत हाल को? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताहिर साहब, आपने बुलाया। सर, जहां तक पाकिस्तान के इश्यूज की बात है सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सर। पाकिस्तान ने जो चोटें पाकिस्तान को पहुंची हैं, ये सारी की सारी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं सर। ये खुद को जख्म पहुंचाया है इन्होंने, फिर ये बाहर साजिशें ढूंढते हैं। अब देखिए सर, चलिए इंडिया साजिशें करता है, अब हमें दुश्मन बता ही दिया तो सर दुश्मन तो साजिशें करेगा करेगा। पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है सर, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो महंगाई है ये क्यों बढ़ी? लोन तो ले रहे थे पहले से, चीजें तो बढ़ रही थी, आईएमएफ के प्रोग्राम में है पाकिस्तान, इसमें भी कोई शक नहीं है सर। पर इन्होंने जो लोकल इनके सब्जी खाने पीने की चीजों की जो महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी अपनी। ठीक है सर, जो बड़े बड़े लोग हैं, जहांगीर तरीन जैसे लोग हैं सर, जिनकी शुगर मिलें हैं, बड़ा बड़ा काम है, उनका अभी भी जो मशीन्स हैं सर, वो इंडिया से आती हैं। उनकी मशीन रिपेयर होने के लिए पंजाब जाती है हमारे इंडिया में, वहां से उनकी मशीन रिपेयर होकर आती हैं। तो जो अमीर पाकिस्तानी है, जो रसूख वाला है सर, जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, जो बड़ा पाकिस्तानी है, उसको तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ जो जिहाद का माहौल बनाया है, ये गरीब को बोला है कि भाई तू जिहाद लड़ेगा। इन्होंने यही, पाकिस्तानियों ने कश्मीर में भी यही करा। जो गरीब था उससे बोला कि तू जिहाद लड़ेगा। जो अमीर है सर, एक बात बताइए, वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ द डेड, बट ये जो था अपना सैयद अली शाह गिलानी, इसके कौन से बेटे जिहाद लड़े सर? इसके कौन से बेटे जिहाद लड़े? इसके बेटे तो मस्त है सर, पैसा कमा रहे हैं। इसका कोई ग्रैंडसन एयरलाइन में काम करता था सर, अभी पता नहीं काम करता है कि नहीं करता, इंडिया की किसी एयरलाइन में काम करता था अच्छे पैकेज पे। तो ये पाकिस्तान ने भी यही करा सर। और दूसरी चीज है कि फ्यूचर, मुझे तो 2022 पाकिस्तान के लिए बहुत और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रही है सर, फाइनेंशियल केओस दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस मुझे नहीं पता कि मियां साहब को बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, र्यूमर्स तो हैं, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन एज एन इंडियन स्ट्रेटेजिक, जिसको कहते हैं स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड अ स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, आई थिंक इमरान खान हैज बीन वेरी गुड फॉर इंडिया सर। ही हैज बीन वेरी गुड फॉर इंडिया। जो इमरान खान ने हमारा भला करा है, इमरान खान ने वो काम कर दिया सर जो 74 साल में भारत ने करके दिखाया, जो भारत नहीं कर पाया, वो काम इमरान खान ने कर दिया। तो आई थिंक, स्पीकिंग फ्रॉम डिफेंस पर्सपेक्टिव, आई थिंक इमरान खान हैज बीन वेरी गुड फॉर इंडिया। ही हैज बीन हॉरेबल फॉर पाकिस्तान बट वेरी गुड फॉर इंडिया। हम तो वेलकम करते हैं खान साहब की सर, 100 साल की 1000 साल की उम्र हो और कम से कम 15 20 25 साल तक वो वजीर आजम बने रहें पाकिस्तान के, हमारी ये दुआ है। जहां तक इंडिया का है सर, मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर गुड टाइम्स फॉर इंडिया। और मैं पास डेटा के, क्योंकि आपने बोला कि 2021 के बाद फिर आपने 2022 का नाम लिया ताहिर साहब, तो मैं तो कह रहा हूं कि 2021 हमारे लिए काफी अच्छा गया, और कोरोना हमारे ऊपर है अभी भी, और जो ओमाइक्रॉन है वो भी हमारे ऊपर है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया उसको फेस कर रहा है, जिस तरीके से लड़ रहा है, और उसके बावजूद भी जो भारत की तरक्की हो रही है, गिवन आवर कंस्ट्रेंट्स, गिवन आवर लार्ज पॉपुलेशन and given our resources, which sometimes may not match the large population, but overall I think India has done a very very good job in 2021 and will do a better job in 2022. तो मैं तो बहुत उम्मीद से हूं, और मेरे जो उम्मीद है that is backed by data सर। पाकिस्तान के बारे में जो नाउम्मीदी है that is also backed by data।
और जो इंडिया के बारे में उम्मीद है सर, दैट इज ऑल्सो बैक बाय डेटा। देखिए, आपने कहा कि इमरान खान तो भारत के लिए बहुत अच्छे साबित हुए कि जो नुकसान भारत पाकिस्तान का नहीं कर सका वो इमरान खान ने इन्हीं 4 वर्षों में उससे ज़्यादा कर दिया। और आप तो दुआ मांग रहे हैं कि वो आइंदा भी 10-15 साल रहें और 2022 में और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात इम्पॉर्टेंट दिखती है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अभी पाकिस्तान ने चाइना से C-10 जो तैयारे हैं वो बाय की हैं 25, और कहा है कि जो भारत ने फ्रांस से राफेल्स लिए थे हम उसका अब मुकाबला करेंगे, बैलेंस ऑफ डिफेंस होगा। आप इस सारी सूरत हाल को, इस तरक्की को कैसे देखते हैं? सर ये जो J-10C जो इन्होंने लिया है, तो पूरा मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया उसको राफेल से कंपेयर कर रहा है, और ठीक बात है, करें। ये राफेल से कर रहा है सर, और किस तरीके से हम जो देखिए सर, बैलेंस, देयर इज नो बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सर। बैलेंस ऑफ पावर होता है पैसे से, साफ सीधी बात है। कि जिहाद और ये सब बेकार की बातें हैं सर, ये सब पुरानी बातें हैं, और इनकी आजकल के जमाने में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जिहाद से आप बम फोड़ सकते हैं मार्केट में, मासूमों को मार सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। यू कैनॉट अचीव एनी ग्रेटर पॉलिटिकल एम और एनी डिप्लोमेटिक एम बाय दिस। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने ये जो खरीदा है सर, मैं चाहता हूं सर, ये 25-30 जो उन्होंने खरीदे हैं, कम खरीदे हैं, ये 50-60 खरीदे हैं, 100 खरीदे हैं। देखिए, मैं 3 कारण बताता हूं, 3 वजूहत बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बात यह है ही नहीं कि रफेल अच्छा एयरक्राफ्ट है कि J-10C अच्छा एयरक्राफ्ट है, यह बात है ही नहीं सर। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट, यू नो, हो सकता है कि ये एयरक्राफ्ट कल भारत पाकिस्तान की जंग हो सकता है कि नया एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़े सक्सेसफुली इस्तेमाल करे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। और ये मानने को तैयार हूं कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि युद्ध में, जंग में कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये तो कल जब युद्ध होगा तब होगा ना सर। इस एयरक्राफ्ट ने तो आज की तारीख पे खुद पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। आप देखिए इसका कॉस्ट क्या है। जो मेरे सुनने में आया है कि ये 40 to 45 मिलियन पर एयरक्राफ्ट का कॉस्ट है इसका, ऐसा माना जा रहा है। अब ये 25-30 खरीद रहे हैं, ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए सर? ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए? आपकी इजाजत हो थोड़ा सा लंबा जवाब मैं तफसील से दूं सर, जरा एक्सप्लेन करके। जी जरूर। पहली बात तो, ये 3 सूरत हाल इसमें हो सकती हैं। या तो पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सोवरेनिटी गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने अपनी जमीन गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने चाइना से लोन के तौर पे लिया है, डेफर्ड पेमेंट के तौर पे लिया है, जिसमें इंटरेस्ट लगता है। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि पाकिस्तान एक चेक काट के दे दे कि इतने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का हम आपको ये देते हैं, $500 बिलियन से जितने का भी बनता है, मैंने कैलकुलेशन नहीं करा, कि ये लो पैसे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। इंडिया के साथ एक हथियारों की रेस में पाकिस्तान खुद को जख्म दे रहा है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, माय फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस वाज, ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सर। पाकिस्तान के जितने भी जख्म हैं वो खुद दिए हुए हैं, ये किसी बाहर वाले ने साजिश करके नहीं दिए। अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट ये है सर कि ये जो पाकिस्तान ने हर समय एक थ्योरी चलाई थी कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है तो फिर उस मुल्क का कुछ बुरा नहीं हो सकता। जब लोगों ने अपने पेट पे पत्थर बांध के बेचारे गरीब पाकिस्तानी सोए कि कि ऐसा है कि हमें भारत के साथ मुकाबला करना है, चलो हम भूखे सो जाएंगे, तो भूखा कौन सोया सर? ये जो कह रहा था ना, वी विल ईट ग्रास फॉर 1000 years, वो ग्रास किसने खाई सर? जो बड़े बड़े वडेरे थे, बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े चौधरी थे, आर्मी के जर्नल थे, उन्होंने तो घास नहीं खाई सर। घास तो हम पाकिस्तानी ने खा ली, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन हो गया। ये पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया कि अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो तुम्हारा नुकसान कोई नहीं कर सकता। सर, हमारे पास सोवियत रशिया का एग्जाम्पल है, जिसके पास शायद वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स थे। एक जमाने में अमेरिका से भी ज्यादा उनके पास हुआ करते थे। उनका स्पेस प्रोग्राम अमेरिका से ज्यादा एडवांस था, राइट। लेकिन अमेरिका का जो सिस्टम, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था, उसके सामने यूएसएसआर का सोशलिस्ट सिस्टम हार गया। अमेरिका से कंपटीशन करते करते कि अमेरिका ने लिया है तो हम भी लेंगे, अमेरिका ने बनाया तो हम भी बनाएंगे, उनके पास थे ही नहीं पैसे। और एक न्यूक्लियर वेपन पावर जो कि एक सुपर पावर था, अमेरिका की टक्कर का, अमेरिका भी उससे डरता था, रूस इतना पावरफुल था,
रूस ओवरनाइट सर, ओवरनाइट कोलैप्स कर गया। वो मैं एक सुन रहा था सर, एक स्टोरी आई थी अभी 2-4 दिन पहले, एक रशियन कॉस्मोनॉट की, जब यूएसएसआर था तब वो ऊपर गया सर, उसका रॉकेट टेक ऑफ करा गया, वो साल भर के बाद नीचे आया तो यूएसएसआर तकसीम हो चुका था और रशिया बन चुका था सर, उसके 14, 15, 13 जितने भी मुल्क थे वो बन चुके थे। ये पाकिस्तानियों का सोचना कि हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सोवियत रशिया का एग्जांपल हमारे पास है। लास्ट में सर एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने S-400 लिया तो पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर बनाने लगा कि हमारे पास भी S-400 होना चाहिए। जरूर लो, हम तो सर 1,500 टैंक भी ले रहे हैं सर, हम फ्रांस से बात कर रहे हैं, इसराइल से बात कर रहे हैं, हम लोग 1,500 टैंक अपने अपग्रेड कर रहे हैं सर। लो 1,500 टैंक खरीदो। देखिए हमारे पास तो इंडस्ट्री है सर, हमारे पास पैसा है, हम खरीद देंगे, लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ कंपटीशन करने में ये अपने आप को बर्बाद कर देगा कि हमें भी चाहिए। राफेल इन्होंने खरीदे तो J-10C हमें भी चाहिए। अब वो J-10C कहां से आएंगे सर? पैसे इनके पास है नहीं, ये फिर लोन लेंगे, फिर लोन के ऊपर ये और कुछ ब्याज देंगे, फिर ब्याज को लेने के लिए फिर लोन लेंगे, तो ये फंसते रहेंगे और ये इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को मार देगी। जी, आपने कहा कि इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को मार रही है और ये एक रियलिटी भी है कि चूँकि इस आर्म्स रेस में पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता अपने रिसोर्सेज के एतबार से, और इसके साथ साथ भारत की जो आर्म्स की बढ़ोतरी है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो चाइना है और एक रीजनल पावर होने की हैसियत से है। मैं सब 2021 में इमरान खान ने कश्मीर का नैरेटिव भी काफ़ी आगे बढ़ाया और शाह महमूद कुरैशी भी उस नैरेटिव में इमरान खान के एक तरह से स्पोक्स पर्सन बने रहे, और यूएई सऊदी अरब के साथ भी तल्लुकात ख़राब किए और भी अमेरिका के साथ भी तल्लुकात ख़राब हुए, टेलीफोन कॉल भी नहीं आई। तो 2021 में जो पाकिस्तान का कश्मीर का नैरेटिव आगे बढ़ाना है वो कितना महंगा पड़ा आपके ख्याल में पाकिस्तान को? कश्मीर भी एक बहुत जबरदस्त सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है ताहिर साहब। पाकिस्तान ने खुद ही, जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये पता नहीं क्यों ऐसा शौक है। वो पंजाबी में नहीं थी, बड़ा एक मशहूर शेर था, मुझे पूरा याद नहीं है, कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी से, कुछ सानू मरण दा शौक जी भी सी। मुनीर नियाजी मुझे साहब की लगता है नज़म है। कि मुनीर नियाजी साहब का, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान पे फिट बैठता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर फलाना, कश्मीर ढिमका, क्या हुआ? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ गई कश्मीर में, राइट सर। ये पाकिस्तान, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने, पाकिस्तान में एक रियलाइजेशन है कि कश्मीर हाथ से निकल गया है सर। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि कश्मीर अब हमारे पास कभी नहीं आने वाला, कितनी भी नारेबाजी करें सर। लेकिन अब पब्लिक को कोई तो कहानी सुनानी है सर, कोई तो कहानी सुनानी है पब्लिक को। अब इन्होंने ओआईसी की मीटिंग करवाई, वो सऊदी अरेबिया ने थी, पाकिस्तान के बस का तो है नहीं। पाकिस्तान ये कहता है कि साहब हमारी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और पाकिस्तान ये कहता है कि साहब हमने जो ओआईसी के इतने 57 कंट्रीज थी उनको बुलाया, और अफगानिस्तान के ऊपर हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। ठीक है सर, मैं एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूं, इनकी विक्ट्री कैसे हो गई? अगर पाकिस्तान नहीं बुलवाया तो पाकिस्तान कश्मीर के लिए बुलवा लेता। भाई अफगानिस्तान से ज्यादा तो इनके जिगर का जो टुकड़ा है वो तो कश्मीर है। इन्होंने क्यों नहीं बुलाया कश्मीर के ऊपर? क्योंकि पाकिस्तान, वो बुलाया एक्चुअली सऊदी अरेबिया ने था, सिर्फ लोकेशन थी। अगर मेरा बैंक्वेट हॉल है और मेरे बैंक्वेट हॉल में शादी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी मेरी हो रही है सर। बैंक्वेट हॉल है सर किराए का, जिसने पैसे दिए उसने शादी करवा ली उसमें। तो ये पाकिस्तानियों को गलतफहमी हो गई। एक और चीज मैं बताता हूं, कश्मीर नैरेटिव, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया कश्मीर में। अभी एमआर करके एक ग्रुप है सर, मिडिल ईस्ट का, they are building a 500,000 स्क्वायर फीट, 5 लाख स्क्वायर फीट का एक मतलब मैसिव शॉपिंग मॉल श्रीनगर में बना रहे हैं। वहां पे वाटर स्पोर्ट्स का इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर, वहां पे स्काई डाइविंग के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैराग्लाइडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर, वहां पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर, अपना श्रीनगर का जो बडगाम में है, उसको एक्सटेंड करा जा रहा है। हर चीज में आपके आईटी इंडस्ट्री लग रही है। इतना ज्यादा बिलियंस, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आ रहा है। लेकिन हमने जब कश्मीर करा तो हम अरबों डॉलर कश्मीर में लेकर आए। जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर करा सर, उन्होंने खुद को एक और जख्म दे दिया।
और ये करते रहे सर कश्मीर। अब तो हम लोग इनका जवाब नहीं देते। पाकिस्तानियों का आपने देखा होगा कि इनको कोई जवाब नहीं देता, ये बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, इनको कोई जवाब नहीं देता। इमरान खान ने इतनी गालियां दी हैं सर, इमरान खान को किसी ने जवाब नहीं दिया। वी आर बिहेविंग एज इफ इंडिया इज एक्टिंग एंड बिहेविंग एज इफ पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे वेस्ट में कुछ है ही नहीं, एक समंदर है, उसके पार अफगानिस्तान है। अभी जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान को वो भेजे थे सर, क्या नाम कहते हैं, वैक्सीन भेजी थी जो अभी, सो दे वर नॉट सेंट वाया पाकिस्तान। हमें अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है सर। हमने कोशिश करी, गेहूं में बड़ा ड्रामा करा इन्होंने सर, गंदुम जो कहते हैं आप लोग, हमने गेहूं भेजने की कोशिश करी 50,000 टन, नहीं यहाँ पे भेजेंगे, उसमें पाकिस्तानी झंडा लगेगा, इसमें कुछ ये हो सकता है। अरे इतना ड्रामा नहीं करना सर, सीधा जहाज से गया वो सीधा, या फिर ईरान में हमारा चाबार पोर्ट है, अब हमें जो भी भेजना है सर वील सेंड थ्रू ईरान एंड वी आर टेलिंग द वर्ल्ड। इसमें एक और बड़ी बात है, आपने कश्मीर की बात करी ना, हम लोग दुनिया को लगातार बोल रहे हैं कि अगर भारत ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में चीजें भेज सकता है तो तुम भी भेज सकते हो सकता है अमेरिका ना भेज पाए सर, हो सकता है अमेरिका ना भेज पाए, क्योंकि अमेरिका के मसले हैं ईरान के साथ। लेकिन सिर्फ अमेरिका तो एक देश है दुनिया में, दुनिया में तो 195 196 कंट्रीज है। जिसको भेजना है आप चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करिए, आपको जो अफगानिस्तान भेजना है भेजिए, आपको जो सेंट्रल एशिया भेजना है भेजिए, आपको पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं आपको, यू डोंट नीड। क्यों? पाकिस्तान की वैल्यू क्या है? पाकिस्तान की टोटल वैल्यू अफगानिस्तान है सर, पाकिस्तान की टोटल वैल्यू इज ओनली अफगानिस्तान। अगर वहां पे अफगानिस्तान नहीं होता पाकिस्तान को कौन पूछ रहा था? जो जियो स्ट्रेटेजिक बात करते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान सर। अफगानिस्तान कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ईरान, आप ईरान से करो। देखिए बात ये है कि आपने जिक्र किया यूएई के एमआर ग्रुप का, जो वहाँ पे 5 लाख स्क्वायर फीट गालबन बहुत बड़ा एरिया है, इसका एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इसका मतलब मेजर साहब ये हुआ कि ओपेक का जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, या ओआईसी का इम्पॉर्टेंट कंट्री जो है यूएई, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब जम्मू कश्मीर में कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान के लिए कश्मीर का नैरेटिव आगे लेकर चलना या कश्मीर की सो कॉल्ड आज़ादी की बात करना इम्पॉसिबल नहीं हो जाता क्या? सर ये पाकिस्तान को भी पता है, जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान के, सर आप बताइए क्या इमरान खान को नहीं पता है कि इम्पॉसिबल है? वो क्या करेगा? जंग कर देगा, कर ले, बम मार देगा, मार दे, क्या कर देगा वो? कर क्या लेगा कश्मीर में? पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता सर। ये बहुत पहले कश्मीर की लड़ाई, ये करीब 20 साल पहले कश्मीर की लड़ाई हार चुके हैं। बात वही है ना ताहिर साहब, जो मैंने आपको बता रहा हूं। अब ये अपने पब्लिक को आपने कश्मीर को लेकर इतना जहर घोला, आपने इतनी तंजीमें खड़ी कर दी, आपने इतनी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी कर दी, आपने कश्मीर कमेटी बना ली, आपने लश्कर तैयबा जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, टीआरएफ करके एक नया इन्होंने चूरन बेचा है, द रेसिस्टेंस ग्रुप, क्योंकि सारे नाम इनके इस्लामिक नेम्स थे। तो कोई इस्लामिक टेररिज्म की बात ना कर ले, इन्होंने टीआरएफ करके बोला, बड़ा सेक्युलर सा नाम है साहब, वो लश्कर तैयबा का फ्रंट है। किसको फर्क पड़ा सर टीआरएफ के आने से? इंडिया को फर्क पड़ा। इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है सर? जो छोटे मोटे कश्मीर में टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते रहेंगे, वो होते रहेंगे, वो मैनेज हम करते रहेंगे। देखिए, वी हैव द पॉलिटिकल विल एंड वी हैव द मनी सर। हमारे पास पॉलिटिकल विल है, हमारे पास मनी है, और हमारे पास एक डायरेक्शन है, हम कश्मीर में कहां जा रहे हैं। पाकिस्तान की तो कश्मीर पॉलिसी नहीं है सर, दे डोंट हैव अ कश्मीर पॉलिसी। ये सिर्फ कश्मीर के नाम पे पैसा कमाया है, कश्मीर के नाम पे वोट लिए हैं, और दैट्स इट। इनको आप पूछ लीजिए, इनके यहाँ कश्मीर बोलने वाले तो है नहीं पाकिस्तान में। ये सर दे स्पीक पंजाबी, दे से वी आर कश्मीरी सर। मुझे तो हंसी आती है इन लोगों के ऊपर, ये ऐसी ऐसी अजीब गरीब बातें करते हैं सर। दे स्पीक पंजाबी और दे स्पीक डोगरी, दे आर नॉट कश्मीरी सर। एंड आई एम नॉट सेइंग, मतलब पंजाबी इज गुड सर, जो डोगरी बोल रहा है बहुत अच्छा आदमी है, जो पंजाबी बोल रहा है बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो कश्मीरी नहीं है सर। मेरे घर में मैं हिंदी बोलता हूँ, राइट, मैं बोल सकता हूँ कि मैं कश्मीरी हूं? मैं नहीं बोल सकता सर, क्योंकि मैं कश्मीरी नहीं हूं। चाहे मैं हर महीने 2 बार कश्मीर जाता हूं, दैट डज नॉट मेक मी अ कश्मीरी। वो तो जाते भी नहीं, वो फिर भी, वो नवाज शरीफ साहब भी बीच बीच में बोल देते हैं कि मैं भी कश्मीरी हूं। पता नहीं कहां कहां से उनको चीजें आती हैं ऐसे। तो दे कीप ऑन सेइंग सर स्टफ लाइक दैट, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। मैं साहब, आपने कहा कि आप महीने में 2 बार कश्मीर जाते हैं, और जी जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है वो हमें भी दिख रही है। कोई लॉकडाउन नहीं, एक बहुत ही बेहतर सूरत हाल है आफ्टर रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल्स 370 35A। लेकिन कुछ कश्मीरी, श्रीनगर के ही मैं उनको जानता हूँ, यंग लोग हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं या पोलिटिसाइज्ड हैं, वो अभी भी आवाज़ उठाते रहते हैं कि जनाब कश्मीर में
बहुत ही बुरा हाल है, तो इस नैरेटिव को कैसे डील किया जाए? सर इस नैरेटिव को देखिए, सच बोल के डील करा जाए सर। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग गलत बोलते हैं। प्रॉब्लम ये कि इंडिया कुछ बोलता ही नहीं इसमें। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ साइलेंस। इंडिया बोलता ही नहीं कुछ। इंडिया कहता है तुम्हें जो करना करो, हमें जो करना हम करेंगे, बोलने से कुछ नहीं। ये जो है ना गुफ्तार के गाजी। अब ये जो लोग हैं सर, जो आप कह रहे हैं श्रीनगर के, जो कनाडा में रहते हैं, बोलते हैं, बोलने दीजिए सर, क्या होगा। कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसको 75 साल हो गए सर, हो गए। अगले 25 साल में पूरे 100 साल हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा। ये जो बोलते हैं अभी, ये होंगे 50-60 साल के सर। ये 15-20 साल में ये भी मरमुरा जाएंगे सर। हम भी मर जाएंगे। सबको जो पैदा हुआ उसको तो एक ना एक दिन ऊपर जाना है, ऊपर वाले के पास, भगवान के पास, अल्लाह के पास। तो ये भी खत्म हो जाएंगे, इनके साथ ये भी नैरेटिव। वी इन कश्मीर सर, वी आर हियर फॉर द लॉन्ग गेम। हमारा जो इंडिया का प्लान है, जो मैंने सुना है बड़े बड़े लोग, आई एम नॉट प्रिवी टू एनीथिंग, बट जिस तरीके की मैंने बातें सुनी है सर, वेदर इन एमएचए और एमओडी और समथिंग लाइक दैट, ये दे टॉक इन टर्म्स ऑफ सर 25 ईयर प्लान, 50 ईयर्स प्लान, आगे क्या होगा कश्मीर में, कैसे दे आर टॉकिंग। इनका ये विजन है। पाकिस्तान का ये विजन है कि अगली रैली में हमने कौन सा जुमला बोलना है, कंटेनर पे खड़े होकर हमने कश्मीर पे कैसे, किस तरीके से हमने कश्मीर में जाके कश्मीर का फायदा उठाना है और बाहर फॉरेन ट्रिप्स अपनी करनी है। वो अफरीदी साहब है सर, कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन है, और नाम उनका भूल गया, कुछ अफरीदी, जिन्होंने अमेरिका में जाके वो वीडियो बनाया। राइट सर। अब आप ये समझ लीजिए कि ही इज अ सिटिंग मेंबर ऑफ इमरान खान टीम सर। वो एक मिनिस्टर लेवल का बंदा है। ही इज नॉट अ जूनियर पर्सन। ऐसा नहीं कि कोई एरा गैरा, ऐसा नहीं है। ही इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन इन पाकिस्तान। अफरीदी साहब जाते हैं अपने मोबाइल कैमरा से 4 गाली अमेरिकन को देते हैं, ठीक है। इससे क्या मैसेज जाता है अमेरिका में? अमेरिका में यह मैसेज जाता है कि पाकिस्तानी एहसान फरामोश है, ठीक है। लीवाइस की टी शर्ट पहनी है उस शख्स ने, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है सर। लीवाइस की टी शर्ट पहन के अमेरिका को गाली दे रहा है। उस मुल्क का शख्स अमेरिका को गाली दे रहा है जिसके पैसे पे पाकिस्तान पला इतने साल, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के, जिसको कहते हैं कि सर, मैं मुनाफकत भी नहीं कहूंगा, मैं इसको मुनाफकत नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की थिंकिंग में कुछ गड़बड़ है सर। इनका ब्रेन में कुछ गड़बड़ी है कि ये जिससे पैसा लेते हैं उसी को गाली देते हैं। ये कहते हैं, पहले ये मोदी साहब को गाली देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हमारे, उल्टा सीधा कहते हैं, फिर कहते हैं भारत से बात करा लो, ये सीएनएन का जो एक्सपोजे था कि बात करा लो। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देके बोलते हैं सार्क में आप आ जाओ। इनको मतलब इनका शायद ब्रेन में कोई मैलफंक्शन है पाकिस्तानियों के, कि दे हैव अ डिफरेंट ब्रेन जो कि ह्यूमन ब्रेन नहीं है। आई डोंट नो। आप ताहिर साहब आप ही बताइए, मैं आपसे पूछता हूं सर। मैं आपको उल्टी सीधी बात बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा ताहिर साहब जरा $1,000 दीजिए, मुझे जरूरत है, और मैं आपको वापस भी नहीं करूंगा, आप मुझे गिफ्ट कर दीजिए $1,000। और मैं रोज दुनिया में सबको जाके कहूं कि ताहिर साहब तो बहुत बुरे आदमी है, वो तो बहुत ही बदमाश आदमी है, डकैत है, फलाना। मैं आपको दुनिया में भर में गालियां दे रहा हूं और फिर मैं आपसे पैसे भी। डू यू थिंक दिस इज लॉजिकल? बट दिस इज हाउ पाकिस्तान इज एक्चुअली डूइंग थिंग्स। आप ये समझ, पाकिस्तान ऐसी तो बिहेव कर रहा है जिससे, और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, देखिए मैंने आपको अमेरिका की बात करी, अब धीरे धीरे चाइना की तनकीद करना उनके मीडिया ने शुरू कर दिया, क्योंकि चाइना से पैसे बंद हो गए, मनी है स्टॉप्ड। अब ये कहते हैं, अब देखिए एक और मैं आपको एक बड़ी कॉमेडी वाली चीज बताता हूं। रशिया तो हमारा भाई था, रशिया तो हमारा भाई था। रशिया ने इंडिया को S-400 देके पाकिस्तान की पीठ में खंजर घोंप दिया। अब एक बात बताइए, रशिया इनका कब भाई था? इन्होंने रशिया से क्या खरीदा है? इनकी क्या ट्रेड है रशिया से? मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता सर। अगर कोई भी पाकिस्तानी बड़ा से बड़ा स्ट्रेटेजिक थिंकर ये बता दे कि साहब रशिया पाकिस्तान का भाई है, ये बात कहां से हो गई? अच्छा, इसमें एक और चीज, 15 अगस्त को बड़े पाकिस्तान में पटाखे शटाखे पूछे सर, बड़ा मजा आया पाकिस्तानियों को। अरे साहब अमेरिकन को लात मार दी, अमेरिकन को निकाल दिया, इंडिया की $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डूब गई। अब वही तालिबान जिसके आने पे पाकिस्तानी ढोल नगाड़े बजा रहे थे, वही तालिबान आज की तारीख में इंडिया उसको वैक्सीन भेज रहा है, इंडिया उसको वीट भेज रहा है, इंडिया अफगानों की हेल्प कर रहा है। और वही तालिबान जिसके लिए इमरान खान ने पूरी दुनिया से खिताब करा था, और उन्होंने बात करी थी जहनी आजादी की, आपको याद होगा, बड़ी वेरी फेमस स्पीच। इनफैक्ट खान साहब की तो हर एक स्पीच बड़ी फेमस है, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं खान साहब, कि ये हो गया वो हो गया और गुलामी की जंजीरें तोड़ दी वगैरह वगैरह। वही अफगान तालिबान रोज बॉर्डर पे ठोक रहा है सर, रोज ड्यूरिंग लाइन पे। और उन्होंने, उनकी बड़ी अच्छी तालमेल है टीटीपी के साथ। मुझे तो ऐसे लगा था ये गुफा वुफा में रहने वाले जंगली हैं ये,
मैं तो ऐसे सोचता था, मैं गलत साबित हुआ। दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो अफगान तालिबान है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने आपस में काम बांट लिया सर। अफगान तालिबान डिप्लोमेटिक बात करती है और धीरे धीरे ड्यूरेंट लाइन पे धक्का देती है। ठीक है सर, ये अफगान तालिबान का काम है। लेकिन जो इनका वेपन है इनका तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जाके कत्ल करता है पाकिस्तानी सोल्जर्स को। ये इन्होंने दोनों में आपस की सांठगांठ है। और यहां पे पाकिस्तान ने क्योंकि इतना ज्यादा अफगान तालिबान के प्यार में, उनकी मोहब्बत, उनके इश्क में इतने पागल, इतने बावले हुए जा रहे थे ये लोग, अब इनको समझाना मुश्किल हो रहा है। तो अब लोग कह रहे हैं साहब नहीं, तालिबान के अंदर भी दो पार्ट हैं और ऐसा है, एक एक पार्ट बहुत बुरा है और एक पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, दो हिस्से हैं। अब ये कहानी, नई कहानी, ये लोग, इनका मीडिया बीच में लेकर आ रहा है। ये डे वन से तालिबान इनको पसंद नहीं करता, इनको अफगानी पसंद नहीं करते। ये बात सच है सर। ये अपनी, जिसको कहते हैं ना कि सर हैमोकों की एक जन्नत है और उसकी एंट्री फ्री है सर। अब आप क्या कर लेंगे उसका। देखिए, आपने तालिबान की बात की तो तालिबान तो उस फेंस को नहीं मान रहे और तोड़ भी रहे हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के आईएसपीआर के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपना कंसर्न शो किया है तालिबान के फेंस के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? सर ये जनरल बाबर इफ्तिकार जो है, आईएसपीआर के, उनका तो काम है ये बोलना कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तालिबान ने कब बोला बर्दाश्त करो? वो तो बात भी नहीं कर रहे इनसे। वो तो आते हैं, ठोक के चले जाते हैं। तहरीक तालिबान रोज सर, रोज बलूचिस्तान के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कराची के अंदर सर, सबसे ज्यादा पश्तून पॉपुलेशन पाकिस्तान में कराची के अंदर है सर। आज की तारीख में लाखों दर लाखों लोग हैं पठान वहां पे। उसमें से कितने तालिबान सपोर्टर हैं? क्योंकि बेसिकली सब पश्तून आउटफिट है सर। पश्तून देवबंदी आउटफिट तो है तालिबान। तो जितने भी पश्तून देवबंदी हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे तालिबान है, ये कहना गलत होगा, लेकिन दे हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट इनसाइड कराची ऑल्सो। तो ये इनको क्या लग रहा है ड्यूरेंट लाइन में लड़ाई कर रहे हैं? नहीं, ये लाहौर के अंदर लड़ाई कर रहे हैं सर, ये कराची में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरे एक सिविल वॉर जैसा माहौल बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा बन गया या बनेगा, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सिविल वॉर का माहौल बने। ये बाबर इफ्तिकार साहब देखिए, वो तो मिलिट्री ऑफिसर हैं, फौजी हैं। उनको जो बोला है आर्मी चीफ ने वो बता देंगे, वो बोल देंगे वो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि तालिबान पानी जैसा है सर। तालिबान पानी जैसा है। अमेरिका ने बॉम्ब करा, वो गुफा में चले गए सर, वो 20 साल के बाद गुफा में आ गए। पाकिस्तान क्या करेगा? मैं सब इस वक्त भारत की जो सूरत हाल है उस पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। 2021 के आखिरी महीने दिसंबर में कुछ वहाँ पे ऐसी स्पीचेस हुई जिसको दुनिया में उछाला गया, कहा गया कि ये हेट स्पीच हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जिनोसाइड की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का जो माहौल है भारत में, आप उसको कैसे देखते हैं? सर ये भारत में माहौल नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं और गलत करते हैं सर। आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान है मार दो, ये सब कर दो। ये सब बेवकूफी की बातें हैं सर, ये करनी भी नहीं चाहिए। एंड आई फील स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पीपल हु स्पीक सच नॉनसेंस सर। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और भारत के संविधान से बड़ा कोई भी नहीं है सर। तो किसी को अगर गलतफहमी हो, राइट, लेकिन ये जो गलतफहमी है कि हम संविधान से बड़े हैं, है ना सर, ये मुस्लिम लीडर्स में भी है। मैं कंडेम करता हूं सर, अगर कुछ हिंदुओं ने ऐसी बातें करी हैं, देश का नाम खराब करा है और थ्रेटन करा है मुस्लिम्स को कि मार देंगे, जेनोसाइड, ये बहुत गलत चीज है। एंड जिसको कहते हैं द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम। मेरे दिमाग में इसमें कोई शक नहीं है। आई हैव नो डाउट। सॉर्ट देम आउट नाइस एंड प्रॉपर सर, वो फौजी तरीके से सॉर्ट आउट करो, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ओवैसी का भाई ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को देख लेंगे, तो सर लोग फिर उसके खिलाफ चिट्ठियां नहीं लिखते। ये जो है ना 40-50 लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, सर्टेन न्यूज चैनल्स प्ले इट अप सर एवरी टाइम। देयर इज अ सर्टेन न्यूज चैनल जिसके पास जब भी कोई चिट्ठी लिखता है तो एक आर्टिकल, उस सर्टेन न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा, उसमें हर समय रहता है। तो ये जो लोग हैं, और ये सब इज्जतदार लोग हैं सर, हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा और विनती कर रहा हूं सर, क्योंकि हमसे बड़े हैं सर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि सर आपने चिट्ठी लिखी, बहुत अच्छी लिखी, और मैं भी कंडेम करता हूं। जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस की बात करी है, दे शुड बी इन जेल। लेकिन जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस की बात करी है, क्या आपने उनके खिलाफ भी चिट्ठी लिखी? क्या आपने बोला कि दे शुड बी इन जेल? इनके खिलाफ आपने प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी? आपने नहीं लिखी चिट्ठी सर। खैर, अगर लिखी होगी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, आई एम नॉट अवेयर। अगर लिखा है
तो सल्यूट टू यू। अगर नहीं लिखा है तो सोचने की बात है कि आपने क्यों नहीं लिखा। सर मेरी लड़ाई किसकी है मैं आपको बताता हूं। आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, आई एम अ स्टॉन्च हिंदू सर। ठीक है सर, मैं उस टाइप का हिंदू हूं सर, वो मंगलवार को व्रत रखने वाला हिंदू हूं मैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं सर, मेरी लड़ाई कभी ये नहीं है कि मेरा मजहब दूसरे मजहब से सुपीरियर है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि हिंदुइज्म सबसे अच्छा है, और अगर जो हिंदू नहीं होगा तो वो नर्क में जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा अगर वो हिंदू नहीं होगा। मैं ये सब नहीं मानता, क्योंकि मेरा मजहब, मेरा धर्म जो है, मेरा पंथ जो है, वो मुझे ये सब नहीं सिखाता। मेरी जो बातचीत है, मेरी जो लड़ाई है, वो इक्वालिटी की है। जब इंडिया में हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं सर, तो मैं ये कहता हूं कि एवरी रिलीजन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। प्रॉब्लम ये आती है व्हेन रिलीजन्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, व्हेन रिलीजन्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। अगर मैं कुछ बुरा बोलूं सर, मेरी मुराद गौरव आर्या से नहीं है, कोई भी अगर बुरा बोलता है तो उसके लिए तो लोग कह देते हैं सर तन से जुदा और 10 लाख रुपए देंगे इसका सर काट के लाऊं। लेकिन हमारे देवी देवताओं को रोज गाली देते हैं, और वो सेक्युलरिज्म का ठप्पा है सर। दैट इज अ साइन ऑफ सेक्युलरिज्म। ये गलत है सर। वी शुड रिस्पेक्ट सर। आप गीता और रामायण की इज्जत करें, मैं कुरान की इज्जत करूं। आप प्रभु श्री राम की इज्जत करें, मैं हजरत मोहम्मद साहब की इज्जत करूं। मेरी 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 जो डिबेट है सर, लड़ाई तो बहुत बड़ा शब्द है, मैं लड़ाई वड़ाई लड़ना नहीं चाहता किसी से। मेरी जो पूरा स्ट्रगल है वो इक्वालिटी का है। वो इक्वालिटी का है एक ऐसे मुल्क में जहां पे 83-85% पॉपुलेशन हिंदू है सर। वहां पे मेरी लड़ाई इक्वालिटी की है। और ये हमारे कुछ पॉलिटिशियंस ने सर माहौल बहुत ज्यादा खराब कर दिया है सर, बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, माहौल कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज ने खराब करा है सर, मैं आपको बताता हूं। जब इनको, मुस्लिम्स को, अगर मैं होता ना प्राइम मिनिस्टर सर, मैं एक बात बोल रहा हूं, जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर मैं होता तो मैं करता। अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, तो मैं मुस्लिम मोहल्ले में जाता सर, और हर एक घर में जाके हर एक बच्चे को कहता कि ये बच्चा पढ़ाई करेगा, और नहीं करेगा तो पुलिस मां बाप पे एक्शन लेगी। ये बच्चा साइंस पढ़ेगा, ये बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, ठीक है सर, ये बच्चा कंप्यूटर पढ़ेगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में सर 70 साल से ये आज रोते हैं कि मुस्लिम्स को जॉब क्यों नहीं मिलते। इन लोगों ने क्या करा सर, सर मुसलमान का भी उतना ही दिमाग है जितना हिंदू का है, ठीक है, उसका भी उतना ही दिमाग है सर, उसका भी उतना ही टैलेंट है। इन लोगों ने क्या करा, बोला कि नहीं हम तुम्हें हज में सब्सिडी देंगे, ठीक है, हम हज हाउस बना देंगे। व्हाट इज द पॉइंट सर? आप पढ़ाइए, आप उसको इतना सशक्त कर दीजिए, एक मुसलमान को एजुकेशन के थ्रू आप इतना मजबूत कर दीजिए कि उसको सब्सिडी की जरूरत ही ना पड़े सर। अगर मैं होता, मेरे हाथ में ताकत होती, मैं यही होता, मैं जाता वहां पे, और जो भी मुस्लिम माँ बाप हैं मैं उनको कहता कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में, जहां पे टॉप एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, मेक हिम स्ट्रांग, इंटेलेक्चुअली उसको स्ट्रांग बनाओ, तब जाके। क्योंकि सर दे आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, मुस्लिम्स आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारे पॉलिटिशियंस ने क्या करा सर, कि हमारे पॉलिटिशियंस ने ऐसा कर दिया है सर कि एक एक चीज के पीछे सर, कि इस रिलीजन से हमें इतने वोट कैसे मिल सकते हैं, इस मजहब से हमें इतने वोट कैसे मिल सकते हैं, ये कैसे हो सकता है। दे हैव बीन यूजिंग माइनॉरिटी पॉपुलेशन एज अ वोट बैंक, विच हैज हार्म दिस कंट्री सर, विच हैज हार्म दिस कंट्री। तो ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है। ये जो हेट स्पीच की आपने बात करी, बिल्कुल गलत, बट हेट स्पीच शुड बी कंडेम्ड थ्रू आउट सर। सेलेक्टिव कंडेमनेशन नहीं होना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से, क्योंकि नहीं हुआ इसकी वजह से जो बोला वहां पे मुसलमानों के खिलाफ वो सही है, बिल्कुल सही नहीं है सर। दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, एंड द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट शुड बी मीटेड आउट टू दोस पीपल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा तो सोचो। कोई ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस गायब कर दो तो हम हिंदुओं को बता देंगे, और ऐसे कई स्टेटमेंट्स हैं सर, कई स्टेटमेंट्स हैं जो लोगों ने, बड़े बड़े यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो बीच में स्टेटमेंट देते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया, मैंने एक बात और नोट करा है, पाकिस्तानी मीडिया तब बड़ी बात करता है अगर ओवैसी का भाई बोल दे कि 15 मिनट के लिए पुलिस गायब कर दो, मैं हिंदुओं को देख लूंगा, तो बड़े हंस हंस के पाकिस्तानी टीवी एंकर्स कहते हैं देखो ये मर्द मोमिन है, शेर का बच्चा है, बीच में खड़े होके 85% हिंदू पॉपुलेशन के बीच में खड़े होके ये किस तरीके से चैलेंज करता है, ये तब बोलते हैं। उनको कंडेम नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जब ये होता है फिर विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ये गलत है सर। देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स इन इंडिया, दैट इज सेक्युलरिज्म, जहां पे सब बराबर हो। लड़ाई बराबरी की है सर, लड़ाई ये नहीं है मैं, मेरा धर्म किसी से सुपीरियर नहीं है, ना मैं इंटरेस्टेड हूं।
ना मैं इंटरेस्टेड हूँ मैं किसी को हिंदू बनाऊं सर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कोई हिंदू बने। आप जो हो अच्छे हो, आप अपने घर में रहो, खुश रहो, आबाद रहो, पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, माँ बाप की सेवा करो, दैट्स इट। हमें सब आपने बात की कि मुस्लिम मोहल्ले में आप जाएं तो आप वहाँ पे ये प्रीच करें, ये उनको कहें, अगर आपके पास अथॉरिटी हो कि अपने बच्चे को साइंस पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, आज के इकोनॉमिक्स पढ़ाओ। मैं अभी 2 हफ्ते पहले भारत में था, तो मैंने ओखला के इलाके में, जामिया मिलिया के इलाके में 3-4 रोज़ गुजारे, और मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर हैं, मुझे अच्छा लगा। और वहाँ पे नमाज़ें जुमे की जो हैं बाहर पढ़ी जा रही हैं, सब कुछ है। लेकिन जो मुझे बात फील हुई वो ये थी कि जो आम मुस्लिम है वो तो भारत के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत करता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा एक पोलिटिसाइज तबका है, जो लिख रहा है अखबारों में, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल पे बात कर रहा है, उनमें से एक बड़ी जो तादाद है, मेरे साथ मुझे महसूस हुआ वो जैसे पॉलिटिकल कार्ड्स खेल रहे हैं। वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जामिया मिलिया में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या JNU में पढ़ाते हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये क्या कोई वहाँ पे डायलॉग आपको नज़र आता है कि जिससे रिजॉल्व हों चीज़ें? सर ये सब झूठ बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा लोगों के, लेकिन क्योंकि मैं अब क्या बताऊं सर, मैं 2016 से, जब से मैं मीडिया में आया हूं, और ऐसा कोई चैनल नहीं है, ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसपे मैं अपियर नहीं हुआ। दूरदर्शन से लेकर बाकी जितने भी प्राइवेट चैनल हैं, मैं सब पे आया हूं सर। मैंने एक बात देखी है, ये एक दूसरे को टीवी पे गाली देते हैं, ठीक है सर, और फिर साथ में बाद में बिरयानी खाते हैं, ठीक है, और ऑडियंस तो है ही बेवकूफ। तो कहने की बात यह है कि ये जो पढ़ा लिखा मुसलमान तबका है, कुछ, सब नहीं है सर, क्योंकि मेरे भी कई पढ़े लिखे मुसलमान दोस्त हैं, राइट। एंड मैं कोई नहीं होता कहने वाला कि दे आर पेट्रियट्स और नॉट पेट्रियट, सर एवरीबडी इज अ पेट्रियट। मैं कौन हूं, मैं कोई सर्टिफिकेट की एजेंसी नहीं है मेरी, ठीक है। दे आर लाइक नॉर्मल सर, उनके भी वही कंसर्न है जो मेरे हैं सर। वो EMI गया नहीं गया, नई गाड़ी लेनी है, कहां से पैसा आएगा, बच्चे को यहां भेजना है पढ़ने के लिए, जैसा एक आम लोगों का है वैसा उनका भी है सर मामला। कुछ लोगों ने पॉलिटिसाइज कर रखा है, जैसे वो सर वो गुड़गांव में नमाज का केस है, आपने सुना होगा, राइट। ये नमाज का केस है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप ये देखें कि सर, आप गूगल पे जाके देखें कि गुड़गांव में मस्जिद कितने हैं सर, एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। मैं कोई, देखिए सर, आई एम अगेंस्ट एनी फेस्टिवल ऑफ एनी रिलीजन और एनी प्रेयर जो मुझे ब्लॉक करती है सर रास्ते में। मैं उस मामले में बड़ा सेल्फिश हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है। एंड एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू मैं कह रहा हूं, तुम्हारी आरती चल रही है, तुम्हारा नमाज चल रहा है, मुझे उसका 2 रुपए का कोई लेना देना नहीं है। मेरी गाड़ी चले भैया, मुझे ट्रैफिक जैम नहीं चाहिए। दैट इज माई इंटेंट ऑफ सेइंग दिस सर। आज जो मुसलमान सड़क पे नमाज कर रहा है, पढ़ रहा है, या पब्लिक प्लेस में पढ़ रहा है, वो गलत कर रहा है। कल अगर कोई सिख करे, हिंदू करे, वो भी गलत कर रहा है सर। पब्लिक प्लेस इज फॉर द पब्लिक सर, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। कल सर मैं ही कह रहा हूं कि यहाँ पे मुस्लिम्स कह रहे हैं नमाज, कल हिंदू बोलेंगे कि हमें आरती करनी है। सर 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, 100 करोड़ हिंदू है सर, मंगलवार को आ जाए आरती करने के लिए, पूरा देश बंद हो जाएगा। ऐसे काम थोड़ा ना चलता है सर। तो रिलीजन जो भी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भैया रिलीजन अपने घर पे रखो और देश की बात करो। टॉक अबाउट द कंट्री, नेशन फर्स्ट। आपके धर्म से, आपसे, आपके मजहब से बड़ा भारत है। जब आप ये सोचेंगे आपके धर्म और आपके मजहब से बड़ा भारत है, तब जाके भारत तरक्की करेगा। कोई कह रहा है नहीं मुझे नमाज ही पढ़नी है, कोई कह रहा है मुझे पूजा पाठ करना है, कोई, ठीक है करो, अच्छी बात है, अपने घर के अंदर करो, मस्जिदों में करो, मंदिरों में करो, ऑफिसेज में अगर अलाउड है तो ऑफिसेज में कर लो, लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पावर नहीं होना चाहिए सर। प्रोजेक्शन, उससे क्या होता है फिर, उससे बात हाथ से निकल जाती है, एंड दिस इज रॉन्ग। मैं सब आखिर में जानना चाहेंगे कि 2022 जिसका हम आज स्वागत कर रहे हैं, इसमें आप एंटीसिपेट क्या कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वो बातें जो अभी मैंने और आपने की, इनके कॉन्टेक्स्ट में? देखिए साहब, मैं तो ये एंटिसिपेट कर रहा हूं कि जो अफगानिस्तान का मामला है, मैं रैप अप कर दूंगा 2 मिनट में। अफगानिस्तान का जो मामला है, मुझे लगता है कि सुधरने से पहले एक बार बहुत बिगड़ेगा। दूसरी चीज, 2022 में इंडिया वापस अफगानिस्तान में अपने पैर फैलाएगा, और इंडिया फैला चुका है। ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की मीटिंग हो रही है और 26 जनवरी में जो आने की बात चल रही है, ये उसी के लिए है। इंडिया ये भी कह रहा है कि रशिया के साथ मिलकर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में मैन्युफैक्चरिंग बेस शुरू करेगा। देखिए, आपको मॉनेटरी फायदा पहुंचाना पड़ेगा। पाकिस्तान की यही तो गलती है हर समय। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती क्या है, वो दूसरे के फायदे की बात नहीं कहता,
वो कहता है कि क्योंकि मैं भी मुसलमान हूं और तुम भी मुसलमान हो, तुम मेरा फायदा कराओ। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कहीं पर। दिस इज नॉनसेंस, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। इंडिया कह रहा है कि ठीक है, हम भी पैसा कमाएंगे, आप भी पैसा कमाओ, चलो। तो इंडिया ने बिजनेस में लगा दिया सबको। इंडिया के अफगानिस्तान में पैर पड़ने पड़ने हैं, ये तय बात है। और इनकी जो अफगान तालिबान है और पाकिस्तान है, इनकी कशीदगी बढ़ेगी, बिकॉज पाकिस्तान इज टैक्टिकली साउंड बट इट इज स्ट्रेटेजिकली फ्लॉर्ड। इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है अफगानिस्तान की। पहले इनकी थी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, वो बिल्कुल जमीन के अंदर दफन हो गई सर, लंबी लेटी है जमीन के अंदर वो। और बाकी इनकी जितनी भी थ्योरीज हैं, देखिए साफ सीधी बात है, अटक तक एरिया अफगानिस्तान का है, ये हर अफगान मानता है। चाहे वो नजीबुल्ला हो जिसको टांग दिया था तालिबान ने, चाहे उसके पहले राजा हो जो कि भाग गया था वहां का बादशाह, जो भी था वहां का किंग, या फिर उसके बाद अशरफ गनी हो, ठीक है सर, या कोई भी हो एक्स वाई जेड आज की तारीख में सर, तालिबान हो या इसके बाद कोई और सरकार आ जाए अफगानिस्तान में, कोई भी आ जाए, ठीक है सर, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इस चीज पे। आज बीजेपी है इंडिया में, कल कोई और पॉलिटिकल पार्टी आती है, आपको लगता है वो कश्मीर में कॉम्प्रोमाइज करेंगे? सवाल नहीं है सर। पाकिस्तान में आज तहरीक इंसाफ है, कल अगर आप नवाज शरीफ बन जाता है प्राइम मिनिस्टर, क्या वो कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज कर लेगा? नहीं करेगा सर। जो मुल्क है वो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं कॉम्प्रोमाइज। दुनिया में जो जंगें चल रही हैं सर, 90% ऑफ द वॉर्स आर बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज नेशंस विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन अ स्टैंड। ले लिया भारत ने, ले लिया स्टैंड, ले लिया, कहानी खत्म। पठानों ने ले लिया स्टैंड, ले लिया सर। एंड लास्ट थिंग विच आई वांट टू से सर, द राइज 2022, आप मेरी आज बात नोट करिएगा सर, आज की तारीख में 2022 will see the rise of Afghan nationalism and Pashtun nationalism sir। आप ये देखिएगा, चाहे वो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हों जैसे तालिबान है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या फिर कम्युनिस्ट हों जैसे कि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, वो तो कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं सर। वो ये मंजूर पश्तीन वगैरह तो कम्युनिस्ट लाल सलाम टाइप के हैं। ये जो भी है, यू विल सी द राइज ऑफ पश्तून नेशनलिज्म, आप देखिएगा 2022 में ये होगा पक्का। और मेरे साहब बिल्कुल आखिर में, भारत में जो कश्मीर में जो प्रोग्रेस हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर, वो 2022 में आपको क्या टर्न लेती नज़र आ रही हैं, और भारत इटसेल्फ जो है अपनी प्रोग्रेस में क्या बढ़ोतरी करता नज़र आ रहा है? सर ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक कश्मीर की बात है सर, इकोनॉमिकली कश्मीर विल टेक द पाथ ऑफ बिकमिंग एन इकोनॉमिक पावर हाउस। आज तक ये सच है कि, और सिर्फ कश्मीर नहीं सर, कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको अगर सेंटर पैसा न दे तो उनके पास इतना पैसा नहीं कि तनख्वाहें दे दें। दिल्ली पैसा देता है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं सर, ऐसे कई सारे इंडियन स्टेट्स हैं, कई सारे इंडियन स्टेट्स हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना टैक्स कलेक्शन है ही नहीं उनका। तो मुझे लगता है कश्मीर विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट। कश्मीर खूबसूरती के लिए जाना जाता है, कश्मीर पैसे के लिए जाना जाएगा। और बाकी हिंदुस्तान के और भी जैसे जो स्टेट्स हैं जो इतना प्रोग्रेस नहीं कर रहे, दे विल आल्सो कम अप, क्योंकि कई सारी, अब देखिए आपके सामने एग्जांपल है सर, 3 साल में आप जो कहिए सर, आप 10 गलतियां निकालिए कि कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, वेशभूषा कैसी है इनकी। बात यह है कि आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ ने यूपी को लाइन के सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया सर, ये सच है। किसी को ना पसंद आए योगी आदित्यनाथ, आपको ना अच्छा लगे, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उन्होंने जमीन पे काम करके दिखाया है। यहां पे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी आ गई सर, यहां पे एक मैसिव फिल्म सिटी खुल रही है सर, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया। यहां पे 2024 में इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका काम शुरू हो गया है, दैट इज गोइंग टू कम अप। इतना प्रोग्रेस हुई है सर, ये जो आपके नेशनल हाईवेज और सुपर हाईवेज बने हैं सर, इतना यूपी में काम करा है, इतना ज्यादा यूपी में काम हुआ है। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड इट कैन बी डन सर। और बाकी लोग जो उनकी बुराइयां करते हैं कि जी ऐसा है वैसा, जैसे भी हो, उन्होंने काम बहुत करा है उत्तर प्रदेश में, और ये बात कोई आदमी मना नहीं कर सकता कि काम नहीं करा है। तो ऐसा काम आगे भी होगा और जगह में भी होगा सर, एंड आई थिंक पूरे इंडिया में 2022 आई थिंक इट्स वेरी वेरी ब्राइट एज फार एज आई एम कंसर्न सर। मुझे लगता है कि भारत बहुत आगे जाएगा 2022 में। जी भाई साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। रिसेंटली मैंने आगरा जाते हुए महसूस किया कि योगी जी जितना काम यूपी में कर रहे हैं वो वाकई ही अप्रिशिएबल है, और वो यूपी को बहुत ही आगे लेके जा रहे हैं। हमें मानना चाहिए कि जो वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल आखिर में 2022 के कॉन्टेक्स्ट में आपका जो चाणक्य फोरम है उसके क्या आगे अज़ाइम हैं, वो हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताइए। सर हम
नए वीडियोस ला रहे हैं सर, नए आर्टिकल्स ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स को हम और ऐसा कंटेंट दें जिसमें व्यूअर्स को अच्छा लगे सर, देख के, सुन के अच्छा लगे। नए नए एनालिसिस सर, ऑल एक्सपर्ट्स हम और लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना व्यूअरशिप बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और व्यूअर्स का आशीर्वाद भी बहुत रहा है सर, जो उनका है, बहुत ब्लेसिंग रही है सर उनकी। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे व्यूअर्स को सर, बहुत जो चाणक्य फोरम देखते हैं सर, बहुत आशीर्वाद रहा है उनका सर, बहुत प्यार रहा है। थैंक यू वेरी मच मिर्ज साहब, बहुत शुक्रिया आज आपने थैंक यू सर, वक्त थैंक यू दिया, और बातचीत आपसे इसी तरह होती रहेगी और हम आपसे जानकारी लेते सर। रहेंगे। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप मेजर गौरव आर्या जी की। आप टैग टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, और 2022 में टैग टीवी के भी बहुत बढ़िया अज़ाइम हैं, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि हमारे प्रोग्राम्स में और डाइवर्सिटी आएगी, और इसके साथ साथ थॉट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपको देखने और सुनने को मिलेगी। आप हमारा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ आप हमें कंट्रीब्यूट भी कीजिए। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।